हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GSES राजकोट प्लेटफॉर्म। लास्ट वीडियो में भी हमने इसी प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्ट किया था और मैंने आपको IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था। आई टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट व्हाट इज़ सर्विस ऑल अबाउट, इसमें कैसे सिलेक्शन लेते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ता है, सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज के वीडियो में हम थोड़ा कुछ और डिस्कस करेंगे और मैं आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगा, बताऊंगा, जो कि आपको आपके अच्छे जीवन और एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम गुरुजी श्री नए पद्मश्री सागर जी महाराज और गुरु जी श्री मैना श्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और साथ ही में दिल्ली से संजय जी संकलेचन और गुजरात से मेहुल जी रूपान का भी धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने मुझे ये मौका प्रोवाइड किया जिसके थ्रू मैं आपसे इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया लास्ट वीडियो में, मैंने आपको IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में ब्रीफ में बताया था और लास्ट वीडियो में हमने इंडियन सोसाइटी का थोड़ा बहुत देखा था। इंडियन सोसाइटी क्या होती है, वी इंट्रोड्यूस अबाउट व्हाट इज़ इंडियन सोसाइटी एंड इन दिस वीडियो विल लर्न सम मोर कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी लाइक पॉपुलेशन क्या होता है, डेमोग्राफी क्या होता है, वगैरह वगैरह। सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम डेमोग्राफी क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी क्या होते हैं और कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ थ्योरीज डिस्कस करेंगे जिसके बेस पर डेमोग्राफी काउंट या फिर पढ़ा जाता है। ओके, सो इन शॉर्ट वी कैन से आज के वीडियो का जो हमारा एजेंडा होगा वो होगा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी का एक तरीके का शॉर्ट में इंट्रोडक्शन। ओके, और लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 में हम देख ही चुके हैं इंडियन सोसाइटी को ब्रीफ में। इंडियन सोसाइटी होता क्या है, हमें इंडियन सोसाइटी के बारे में क्यों जानना चाहिए, हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। सो इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, प्लीज वॉच दैट वीडियो सो दैट आप कॉन्टिन्यूसली एक एक चैप्टर्स देखेंगे तो आप रिलेट कर सकेंगे कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था और आगे भी आप रिलेट करके समझ सकेंगे एक्चुअली ये क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे चल रहा है, क्या सीक्वेंस है, सब कुछ सीक्वेंस में समझ में आएगा। सो स्टार्टिंग विद टुडेज वीडियो, एज आई सेड, ये डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी या फिर डेमोग्राफी का एक तरीके का इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। सो डेमोग्राफी क्या होता है, एक तरीके का स्टडी ऑफ पॉपुलेशन होता है। ठीक है, पॉपुलेशन स्टडीज। तो स्टार्टिंग में पहले क्या होता था, ये पॉपुलेशन स्टडीज बहुत ही कॉमन टर्म था, बहुत ही ज्यादा यूज होता था पॉपुलेशन स्टडी, लेकिन अब डेमोग्राफी इसके जगह यूज किया जाता है। तो डेमोग्राफी को आप पॉपुलेशन स्टडीज भी कह सकते हैं। अगर हम इसके शॉर्ट में डेफिनेशन देखें तो ये कहता है कि द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, एरिया, कम्युनिटी एक्सेट्रा इज कॉल्ड डेमोग्राफी। हम यहाँ पर किसका स्टडी कर रहे हैं, पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन कहाँ पर है, किसी पॉपुलेशन कहाँ होता है, किसी भी कंट्री, एरिया या फिर कम्युनिटी में। और पॉपुलेशन एक्चुअली होता क्या है, देखिए पॉपुलेशन यहाँ पर हम डेमोग्राफी यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि पॉपुलेशन सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज में ही हो, किसी भी स्पीशीज में पॉपुलेशन हो सकता है, जैसे पॉपुलेशन ऑफ कैट्स, पॉपुलेशन ऑफ डॉग, अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग पॉपुलेशन होता है। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब कि एक ही स्पीशीज के लोग अगर एक साथ बहुत सारे लोग एक जगह पे रहते हैं तो उसे पॉपुलेशन कहा जाता है या फिर आबादी कहा जाता है। हिंदी में पॉपुलेशन को आबादी कहते हैं, ये टर्म आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके, तो पॉपुलेशन किसी भी कंट्री या फिर किसी एरिया या फिर किसी भी कम्युनिटी का जो सिस्टमैटिक स्टडी होता है इस पॉपुलेशन का, उसको हम डेमोग्राफी कहते हैं। अगर हम इसके वर्ड्स में जाएं तो इसमें दो वर्ड्स हैं, एक है डेमो, दूसरा है ग्राफी या फिर ग्राफीन। ठीक है, एनसीईआरटी में यहाँ पर आपको डेमोज दिया है और ग्राफीन दिया है, और कहीं दूसरे वेबसाइट्स पे आप जाएंगे तो यहाँ पर डेमोज और यहाँ पर ग्राफी मिलेगा, लेकिन मतलब दोनों का एक ही होता है। डेमोज मतलब पीपल होता है, ग्राफीन मतलब डिस्क्राइब। सो डिस्क्राइबिंग पीपल और स्टडी ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इज कॉल्ड एज डेमोग्राफी। ठीक है, अब डेमोग्राफी जो होता है वो उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, अगर हम सब्जेक्ट मैटर इसका देखें, डेमोग्राफी का सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो वो चेंज इन पॉपुलेशन साइज, यानी कि पॉपुलेशन साइज में जो बदलाव आए हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। बदलाव कैसे आते हैं, बदलाव तो टाइम के साथ आते हैं, वक्त के साथ बदलाव होता है हर जगह, सब कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर भी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यहाँ पर विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर जो भी पॉपुलेशन में चेंजेस में आ रहे हैं, उसके साइज में, पैटर्न में, बर्थ रेट में, डेथ रेट में, माइग्रेशन में, और स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन जो भी है पॉपुलेशन का, प्रोपोर्शन क्या है, जैसे कि मेन और वुमेन है तो कितने मेन है कितने वुमेन है एक एरिया में, तो ये सारे कुछ, ये सब कुछ सब्जेक्ट मैटर है डेमोग्राफी का। हम एक एक कॉन्सेप्ट को फिर से देखेंगे, आप घबराइए नहीं, ये बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, ये सब कुछ सिंगल सिंगल कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे इसी वीडियो में। फाइन। सो अब हम चलते हैं थोड़ा इतिहास की तरफ। किसी भी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हिस्ट्री जानना बहुत ही जरूरी है कि ये स्टार्ट क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए मैक्सिमम आप कुछ भी पढ़ेंगे तो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होता है,
होता क्या है कि उसको मॉडिफाई किया जाता है, उसको रीअरेंज किया जाता है, उसमें थोड़ा ऐड ऑन होता है और इसीलिए हम उसको अभी तक पढ़ते आते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन का सब्जेक्ट है, ये जितना पुराना ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ह्यूमन सिविलाइजेशन जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा या फिर उससे पहले सिविलाइजेशन हुआ था, तब से पॉपुलेशन एजुकेशन किया जा रहा है, तब से ये सब्जेक्ट रहा है, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है। ऑल्दो अभी हम एकेडमिक्स में पढ़ रहे हैं, तो पहले ये हो सकता है ये एकेडमिक्स में ना पढ़ा जाता होगा, बट स्टिल इट वॉज स्टडीज, इट वॉज काउंटेड, ताकि वहां पर रहन सहन या फिर सब मैनेज किया जा सके। ठीक है, अभी हम डेमोग्राफी का इंपॉर्टेंस देखेंगे तो आप बेहतर समझ सकेंगे कि एक्चुअली में डेमोग्राफी उस समय से क्यों एग्जिस्टेंस में है और अभी तक चला आ रहा है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब कुछ हम आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो पहले बहुत सारे थिंकर्स रहे हैं, थिंकर्स, सोशियोलॉजी आप पढ़ें, सोसाइटी पढ़ें, एथिक्स पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो सब सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ लें तो जो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट इन द सेंस मतलब कि डिग्री में एक्सपर्ट नहीं, मतलब कि जिन्होंने कुछ ना कुछ इवॉल्व किया है, जिन्होंने डेवलप किया है, नई नई चीजें, नई नई कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट में लाया है, उन्हें थिंकर्स कहते हैं। ठीक है, फिलोसफर आप कह सकते हैं, उन्हें थिंकर्स कहते हैं। एक्सपर्ट तो अलग हो जाते हैं, खैर थिंकर्स, फिलोसफर, एक्सपर्ट ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो कुछ थिंकर्स हैं जैसे कि कॉन्फ्यूशियस, चाइना में कॉन्फ्यूशियस बहुत ही बड़े थिंकर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर रहे हैं। और बहुत सारे ग्रीक राइटर्स जैसे एरिस्टोटल, प्लेटो, कौटिल्य, ये सब 300 बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट होता ही, कैलेंडर आपको पता ही होगा, नॉट गोइंग इनटू दैट। तो उस समय से ही पॉपुलेशन का सब्जेक्ट जो रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें रिसेंट हिस्ट्री की तो 18th सेंचुरी में देखिए बहुत सारी चीजें, इंडियन सोसाइटी या फिर सोशियोलॉजी जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो आपका यूरोप से, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यूरोप से डेवलप हुआ है। एज एकेडमिक्स डेवलप हुआ है हर जगह, हर जगह ये था, कहीं ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टेंस में सोसाइटी या सोशियोलॉजी या कुछ भी जो हम पढ़ रहे हैं ये एग्जिस्टेंस में हर जगह ही था, लेकिन एज एकेडमिक्स में जो डेवलपमेंट हुआ है इन सब चीजों का वो यूरोप से ही मोस्ट ऑफ द थिंग हुआ है। रीजन बीइंग क्यों? क्योंकि यूरोप या फिर आप कह सकते हैं यूरोप में कुछ स्पेसिफिक कंट्री, मान लीजिए जर्मनी है, फ्रांस है या फिर रशिया है, कुछ कंट्रीज जो हैं स्पेसिफिक कंट्रीज हैं, जर्मनी, स्पेशली जर्मनी में बहुत सारे ये हब हुआ करता था, इंटेलेक्ट्स का हब हुआ करता था जर्मनी। जैसे कि आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ें, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ें, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जर्मनी में बहुत ज्यादा हावी हुआ था, वहीं से एक्चुअली स्टार्ट ही हुआ था, क्योंकि जो थिंकर्स थे, जो पैसे वाले थे, जो पढ़ सकते थे, जिनके लिए एजुकेशन ईजी था, तो बहुत सारे इंटेलेक्ट्स जर्मनी में रहते थे, इसलिए जर्मनी से ही लगभग हर कुछ स्टार्ट होता है। आप कभी भी सोसाइटी के बारे में फिर सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो ठीक है, एज एकेडमिक्स में, ध्यान दीजिएगा एकेडमिक्स में। ठीक है, तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के मिड में आप समझ लीजिए वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कई सारे अलग अलग जगह पे, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रेवोल्यूशन चल रहे थे। रेवोल्यूशन चलने के बाद क्या हुए, नेशन और स्टेट्स फॉर्मेशन हुए। नेशन स्टेट्स क्या होते हैं, जैसे अभी फिलहाल में पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं सबकी अपनी, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती है या फिर पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं सबकी अपनी अपनी कंट्रीज की या कॉन्टिनेंट की। फॉर एग्जाम्पल वी हैव इंडिया, इंडिया इज अ नेशन। लाइक यूएसए, यूएसए एक कॉन्टिनेंट है, उसमें क्या कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें 50 स्टेट्स हैं, 50 कंट्रीज हैं, छोटे छोटे कह सकते हैं। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो बहुत सारे नेशन और स्टेट्स उस समय बिल्ड होना शुरू हुए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए। जैसे कि पहले क्या होता था, हर जगह मोनार्की रूल था, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द जगह पे मोनार्की रूल था। मोनार्की मतलब राजा वाला सिस्टम था ना, एक राजा होता था, उसके अंडर में बहुत सारे प्रजा होती थी, मतलब राजा ही कुल मिला के रूल करता था, जो भी रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज जो भी फ्रेम करना हो, जो भी करना हुआ राजा के अंडर में होता था। और राजा का कोई सिलेक्शन नहीं होता था, मतलब कि जो पब्लिक है जिसके लिए राजा या जिसके ऊपर रूल कर रही है, राजा का सिलेक्शन नहीं होता था, राजा हायरार्किकली सिस्टम था, ये राजा का बेटा राजा बनेगा, ये सिस्टम पहले चलता रहा था, उसे मोनार्की कहते थे। लेकिन धीमे धीमे जब ये डेमोक्रेसी डेवलप हुआ, डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी में आपने, डेमोक्रेसी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेसी मतलब फॉर द पीपल बाय द पीपल होता है ना, तो जनरल पब्लिक है जो वो अपने लीडर्स को इलेक्ट करती है। तो जब ये इलेक्शन शुरू हुआ, ये सब मतलब डेमोक्रेसी की तरफ लोग बढ़ने लगे, तो नेशन स्टेट्स बिल्ड हो गए। नेशन स्टेट्स बिल्ड हो गए मतलब कि एक तरीके के बाउंड्रीज बिल्ड हो गई कि ये मेरा एरिया है। मान लीजिए ये स्टेट्स, अगर हम इंडिया में बात करें, अलग अलग स्टेट्स की हम बात करें, तो मान लीजिए यूपी है, ये छोटा, ये बिहार है, फिर ये महाराष्ट्र है, एमपी है, राजस्थान है, तो सबका अपना अपना एरिया हो गया। सबके अपने अपने एरिया में एक सीएम है, चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड है। अब यहाँ पर देखिए पॉलिटिकली आप मत जाइएगा, यहाँ पर तो खैर फेडरल सिस्टम है इंडिया में, तो सबके अलग अलग स्टेट पे अपने अपने सीएम है, या फिर मैं एक नेशनल लेवल पे ही ले लेता हूँ। मान लीजिए एशियन कंट्रीज है, एक इंडिया हमारा है, लेट मी इरेज दीज ऑल, थोड़ा साफ कर लेता हूँ तब अच्छा दिखेगा ये, ठीक है। तो अलग अलग मान लीजिए एशियन कंट्रीज हैं, तो सबसे पहले तो एक हमारा अपना कंट्री लेते हैं हम, इंडिया है, फिर चाइना है, फिर भूटान है, नेपाल है, इस तरह अलग अलग कंट्रीज हैं, सिंगापुर है, थाईलैंड है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है।
जापान है। अब ये कंट्रीज क्या हो गई, सबकी अपनी अपनी इनकी बाउंड्रीज हैं। अब सबकी अपनी बाउंड्रीज है, तो बाउंड्रीज के बाद क्या होगा, इसमें सब में कंपटीशन होगा कि कौन, जैसे होता है ना, अभी आप देखते हैं कुछ कंट्रीज डेवलप्ड होती हैं, कुछ कंट्री डेवलपिंग होती है, कुछ कंट्रीज पुअर होती हैं। तो ये कंपटीशन तब से शुरू हो गया था जब से नेशन स्टेट्स बन गए हैं। अब सीधी सी बात है, जैसे आप, अगर हम छोटे एग्जाम्पल पे आते हैं, अपने अपने घरों में जाते हैं, जैसे आप 10, अब दो, मान लीजिए 3 या 4 फ्रेंड्स हैं। अब 3-4 फ्रेंड्स का इकोनॉमिक स्टेटस सबका जरूरी नहीं है कि सेम रहे, अलग अलग रहे। तो सबके फैमिली का एक अपना अपना अलग अलग फाइट होता है कि मुझे अपना इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाना है, किसी का अपना, खैर मोटिवेशन सबका अलग अलग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पैरेलली सब एक रास्ते पे चलते हैं कि हमें इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है, मतलब कि डेवलप होना है, ठीक है। तो उसी तरीके से कंट्रीज करती हैं। अब कंट्रीज को जब डेवलप होना रहता है, अब कंट्रीज ऐसा तो है नहीं कि फैमिली, तो मान लीजिए मैंने बहुत छोटा एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पर 4-5-10 लोग रहते हैं, तो इनको मैनेज करना उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि पता होता है कि हाँ ये बच्चे, इनको स्कूल जाना है, ये पेरेंट्स हैं, उनके जैसे माँ बाप है, दादा दादी हैं, उनको कुछ हेल्थ केयर की जरूरत है तो वो वहां पर देना है, और भोजन पानी की व्यवस्था करना है, फीस देना है, तो ये बहुत छोटे लेवल पे हो जाता है। लेकिन जब यही बड़े लेवल पे होता है, जब कंट्री लेवल पे हो रहा है, स्टेट लेवल पे हो रहा है, तो वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन मैनेज तो एक लीडर को करना है, जो भी हेड ऑफ द स्टेट होगा। मान लीजिए इंडिया में पीएम है, मोदी जी हैं इस समय, तो हेड या फिर लीड तो इन्हीं को करना है, इन्हीं को सब कुछ संभालना है, इन्हीं को सारे पॉलिसीज बनानी है, हेल्थ मैनेजमेंट हो गया, लॉ ऑर्डर हो गया, पुलिसिंग हो गया, टैक्सेस हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, रेवेन्यू जनरेशन हो गया। तो जितने सारे काम होते हैं, सब रोल और फंक्शन किनके आएंगे, गवर्नमेंट के आएंगे। तो इसके वजह से अब पॉपुलेशन का जानना बहुत ही जरूरी हो गया था कि एक्चुअली नंबर ऑफ पॉपुलेशन है कितना कंट्री में। मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में कितना पॉपुलेशन है, 100 करोड़, अभी मान लीजिए 130 करोड़ है। तो 130 करोड़ पॉपुलेशन के लिए अब इसमें भी कैटेगराइज किया जाएगा, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, एज ग्रुप देखा जाएगा, कितने बच्चे हैं, कितने यंग है, कितने बुढ़े हैं, और उसका और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। फिर सेक्स रेशियो देखा जाएगा, एरिया देखा जाएगा, किस एरिया में सेक्स रेशियो ज्यादा है, कम है। तो हर चीज जानना बहुत जरूरी था, ताकि हम अच्छे से डेवलपमेंट कर सकें। जैसे कि जो भी बेसिक नेसेसिटीज हैं, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, पुलिसिंग, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये सब है। अब ऐसा तो है नहीं कि सब जगह के लिए कॉमन कर देंगे। मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग स्टैंडर्ड है। वो महाराष्ट्र है, यूपी है, बिहार है। अब महाराष्ट्र इंडस्ट्रियली बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, वहीं यूपी बिहार इंडस्ट्रियली उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। दिल्ली दिल्ली भी बहुत ज्यादा डेवलप है आईटी में, मान लीजिए बैंगलोर हो गया। तो अलग अलग स्टेट्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, यहाँ पर पॉपुलेशन, लोग अलग अलग तरीके होंगे, माइग्रेशन होगा, लोग गाँव से जाकर शहरों की तरफ आएंगे जॉब्स के लिए। तो ये सब का डेटा कलेक्शन एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट मैटर हो गया था, कि बिना इस जानकारी की कौन लोग कहाँ रह रहे हैं, उसके बिना कोई भी है, जितने भी मैनेजमेंट का काम होगा वो नहीं हो सकता है। इसीलिए सेंसस एग्जिस्टेंस में आता है। सेंसस एग्जिस्टेंस में आता है। सेंसस क्या होता है? सेंसस अभी मैं बताता हूँ डेफिनेशन। सबसे पहले थोड़ा मैं बता देता हूँ सेंसस स्टार्ट कब हुआ एक्चुअल में, मतलब कि मॉडर्न सेंसस। तो सबसे पहला अमेरिकन सेंसस 1790 में हुआ था, और इसी को फर्स्ट मॉडर्न सेंसस कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद यूरोप में ये बहुत तेजी से फैला, और 1800 तक पूरे यूरोपियन कंट्री में लगभग सेंसस फॉलो किया जाएगा, मतलब सेंसस काउंट किया जाने लगा। हम बात करें डेफिनेशन की, यहाँ पर जस्ट मिनट, सॉरी स्लाइड्स थोड़े गड़बड़ हो गए हैं, हमको सेंसस, हाँ सेंसस पढ़ना है। तो सेंसस क्या है? सेंसस का अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इंक्लूड्स द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, पब्लिशिंग एंड डिसमिनेटिंग स्टैटिस्टिकल डेटा रिगार्डिंग द पॉपुलेशन, हाउसिंग एंड द ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब सीधी सी बात, जनगणना, सेंसस में अब जनगणना होता है, ये हर 10 साल पे होता है इंडिया में, हर 10 साल पे होता है, ठीक है। तो डेटा कलेक्ट किया जाता है कि जैसे एक पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया में कितने लोग हैं, उन लोगों में कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने बच्चे हैं, उनका कास्ट क्या है, सब कुछ डेटा लिया जाता है। और उसी डेटा के बेसिस पे जितने भी ये इकोनॉमिकल पॉलिसीज होती हैं, पॉलिटिकल, मतलब की पॉलिटिकल उनका प्रोपगेशन करना है, या इलेक्शन का मैनिफेस्टेशन जो मैनिफेस्टो निकालना है, सब कुछ इसी सेंसस पे डिपेंड करता है। इसलिए सेंसस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये सेंसस हर साल इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि बहुत कॉस्टली पड़ता है, और क्योंकि हमारा पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा है, इसलिए इसको हर साल करने की जरूरत नहीं होती है। ये हर 10 साल में किया जाता है इंडिया में। ये देखिए एक स्नैपशॉट है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल, मतलब सेंसस का डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। मान लीजिए झांसी है, हमीरपुर है, मनोबा है, जौला है, लतीफपुर है, बंडा है, चित्रकूट है, दतिया है, छतरपुर है, सागर है, पन्ना है, दमोह है। तो ये सब सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। अब डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन निकाली गई है, कितने पॉपुलेशन है। मान लीजिए झांसी में यहाँ पर ये पॉपुलेशन है, मेल उसमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। अब पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हुआ है। ग्रोथ हमेशा देखिए, कोई भी ग्रोथ रेट होता है वो पास्ट से मेजर किया जाता है, एक बेस होता है,
मान लीजिए ये 10 साल पहले निकाला गया है, तो 10 साल पहले क्या था और 10 साल बाद ये क्या है। 2000 मान लीजिए 2011 में सेंसस लिया गया था, 2021 में सेंसस काउंट किया जाएगा, तो इसमें जो ग्रोथ हुआ होगा वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया जाएगा। फिर एवरेज लिटरेसी क्या है, मेल लिटरेसी क्या है, फीमेल, तो इस तरीके से बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं सेंसस में। ओके, इंडियन सेंसस की बात करें तो इंडिया में सेंसस 1867 से 72 स्टार्ट हुआ था। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, क्योंकि उस समय इंडिया आजाद नहीं हुआ था, इट वॉज अंडर रूल ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, उसके बाद से जब इंडिया आजाद हुआ हर 10 साल पे, उसके बाद इस बार 1881 में हुआ। 1881 के बाद इंडिया आजाद हुआ, मतलब जब 1947 में इंडिया जब आजाद हुआ, उसके बाद से हर 10 साल में सेंसस होता जा रहा है, और अभी तक कुल मिला के 7 सेंसस हुए हैं, और लेटेस्ट सेंसस जो होना है वो 2021 में होना है, वो हमारा 8 सेंसस होगा। ओके, तो ये था सेंसस के बारे में। अब हम आते हैं डेमोग्राफी के डेफिनेशन तो हमने देख लिया था, हिस्ट्री भी देख लिया है, अब टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी हम देख लेते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप्स की डेमोग्राफी होती हैं, एक होता है फॉर्मल डेमोग्राफी, एक होता है सोशल डेमोग्राफी। अब दोनों में अंतर क्या है? फॉर्मल डेमोग्राफी जो होगा वो क्वांटिटेटिव डेटा पे डिपेंडेंट होगा। देखिए, डेटा 2 तरीके के लिए जाते हैं, या फिर रिसर्च जो भी होता है 2 तरीके किया जाता है। एक होता है क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव है, और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, दोनों में अंतर है। क्वांटिटेटिव क्या होता है? जिसको हम काउंट कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स वगैरह, मेजरमेंट, नंबर्स। और क्वांटिटेटिव क्या होता है? हम काउंट नहीं कर सकते, जो सोशल फैक्टर्स हो गए, या फिर जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं डेटा चेंज में, ये मतलब कि डेमोग्राफी या पॉपुलेशन चेंज में, वो सब हम सोशल डेमोग्राफी या फिर क्वालिटेटिव में काउंट करते हैं। तो फॉर्मल डेमोग्राफी क्या होता है? यहाँ पर डेफिनेशन दिया है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन क्या है? नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ यूथ, वर्किंग पॉपुलेशन, रूरल, अर्बन, ये हमारा होता है फॉर्मल डेमोग्राफी। तो मैंने बताया यहाँ पर जैसे क्वांटिटेटिव मतलब जिसको हम मेजर कर सकें, तो ये हम मेजर कर सकते हैं, टोटल पॉपुलेशन कितना है, नंबर फीमेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, सब कुछ हम इजीली मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया। ठीक है, सोशल डेमोग्राफी में क्या देखते हैं? बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, माइग्रेशन किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में क्यों हो रहा है, मतलब ये इसका जो फोकस होता है सोशल डेमोग्राफी का, वो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे होता है पॉपुलेशन के। अब किसी भी एरिया में पॉपुलेशन कम है, ज्यादा है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वो हम सोशल डेमोग्राफी के अंदर में पढ़ते हैं। ठीक है, मूविंग फर्दर, डेमोग्राफी में 4 प्रोसेस होते हैं। पहला है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी कि नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि जैसे कि किसी भी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या होगा? 4 फ्लोर का है, 3 फ्लोर का है, 10 फ्लोर का है, ये स्ट्रक्चर होता है। उसी तरीके से अगर एरिया है, मान लीजिए अगर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे एरियाज हैं, तो उन एरियाज में कितने पॉपुलेशन है, कितने तरीके, ये मेल फीमेल जो हमने देखा ना अभी डेटा में, तो उसी को हम डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कहते हैं। डेमोग्राफिक प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस मतलब कि जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, अब ये चेंज हो रहे हैं, ऑल्टर होते हैं। बर्थ रेट, डेथ, ऐसा है नहीं कॉमन हमेशा रहता है, इसलिए एक तरीके का डेमोग्राफिक प्रोसेस हो गया। सोशल स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन ऑफ एरिया, सोशली जो भी स्ट्रक्चर होगा तो उस एरिया में जो भी कॉम्पोजिशन होगा पॉपुलेशन का, वो सोशल स्ट्रक्चर में आएगा। नेक्स्ट सोशल प्रोसेस। तो सोशल प्रोसेस में जैसे कि लोग साथ में रह रहे हैं, मान लीजिए जैसे कि अलग अलग रिलीजन के, एक ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कास्ट, रिलीजन, तो अलग अलग रिलीजन के लोग हार्मनी या पीस में एक साथ सोसाइटी में कैसे रह रहे हैं, तो वो एक तरीके का सोशल प्रोसेस हो गया। सॉरी, यहाँ पर डेमोग्राफी आप देख रहे हैं, बर्थ है, डेथ रेट है, या फिर माइग्रेशन है, ये सब कुछ हम क्वांटिटेटिव हमने देखा था ना, फॉर्मल डेमोग्राफी, ये फॉर्मल डेमोग्राफी का पार्ट है। सेंसस हम देख चुके हैं, एग्जाम्पल था सेंसस का, इंडियन सेंसस भी हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं सेंसस, सॉरी, ये डेमोग्राफी इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें डेमोग्राफी के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए इंडियन सोसाइटी में। तो डेमोग्राफी का जो डेटा होता है वो प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग ऑफ पॉलिसीज, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी निकाल दिया, मान लीजिए एक फंड पैकेज निकाल दिया कि देश में जितने भी बीपीएल लोग हैं, बीपीएल मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन, इन लोगों को 2000 रुपीज पर मंथ इनके अकाउंट में जाएगा। अब ये बीपीएल को रिकॉग्नाइज करने का काम किसका है? ये डेमोग्राफिक डेटा का है। अगर हमारे पास ये डेटा रहेगा तभी हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि कितने लोग बीपीएल के अंदर में आते हैं, कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, मान लीजिए अगर 130 करोड़ में से अगर मैं मानता हूँ 100 करोड़ या फिर मैं 70 करोड़ मान लेता हूँ बीपीएल में आते हैं, तभी तो पता होगा ना, हाँ 70 करोड़ इंटू 2000 करेंगे, हमें पर मंथ इतने फंड की रिक्वायरमेंट है, जो कि एक्चुअली अगर हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये है, अगर मीडिएटर इंक्लूड कर रहे हैं तो जो लोग काम करेंगे इसके लिए उसकी सैलरी भी इसी फंड में जाएगी, तब जाके हमारा एक पर्टिकुलर पैकेज बनेगा जो कि ये जो स्कीम है, स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसीलिए डेमोग्राफी बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं एक एक करके। इकोनॉमी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट डेमोग्राफी?
देखिए, किसी भी एरिया में अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो वहां पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वो स्लो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए, कहीं पर भी पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है तो जो पर कैपिटा इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगा। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? देश में अगर 130 करोड़ लोग हैं तो 130 करोड़ लोग का जो भी पर कैपिटा एक इंडिविजुअल पास पर एनम कितना पैसा आता है या फिर पर मंथ कितना पैसा आता है उसे हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। वो पर डे, पर एनम, पर मंथ आप जो मन करे वो निकाल सकते हैं। अब जब पर कैपिटा इनकम कम होगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारे पास पैसे या फिर आप कह लें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज उतने ही हैं, तो लो पर कैपिटा इनकम हमारा रिड्यूस होगा। उसके वजह से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो कम हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो रहा है, पर कैपिटा इनकम कम हो रहा है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज भी आएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंटल डैमेज, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रो होने की वजह से उनको और जगह चाहिए होगा रहने के लिए, फॉरेस्ट कटेंगे, एग्रीकल्चर लैंड कटेंगे, हटेंगे, वहां पर घर बनाए जाएंगे, तो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है पॉपुलेशन ग्रोथ में। ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर सोसाइटी। अब सोसाइटी के लिए कैसे ये मतलब इंपॉर्टेंट है, तो जैसे अगर पॉपुलेशन कहीं ग्रो हो रहा है या फिर कम हो रहा है तो वहीं पर बेसिक सर्विसेज में इम्पैक्ट पड़ेंगे। अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो वहाँ पर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन की जरूरतें बढ़ेंगी। वही अगर कहीं पॉपुलेशन कम हो रहा है तो वहां पर वो रिडक्शन होगा, तब भी एक तरीके का प्रॉब्लमेटिक है। मान लीजिए कहीं पर एक एक सिटी हम ले लेते हैं, छोटा सा, कोई भी नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, मान लीजिए सिटी ए है। अब इस सिटी ए में पहले मान लीजिए 1 लाख लोग या फिर 10 लाख लोग रहते थे। ठीक है। अब यहाँ पर 10 लाख लोगों के लिए फैसिलिटी के लिए स्कूल्स को ओपन हो गए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन हो गए हैं, हॉस्पिटल्स ओपन हो गए हैं, ट्रांसपोर्ट अच्छा बना दिया गया, सब कुछ अच्छा कर दिया गया। लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ, यहाँ पर पॉपुलेशन घट गया, घट के ये 5 लाख हो गया। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर सर्विसेज हैं, जरूरत है नहीं फिर भी है, तो ये एक प्रॉब्लम है। यही अगर घट के बढ़ के 15 लाख हो जाता है तब भी प्रॉब्लम, तब भी ये कम है, यहाँ पर और फैसिलिटीज देनी होंगी। तो इस तरीके से ये सोसाइटी के लिए भी प्रॉब्लमेटिक मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है डेमोग्राफी का जानना हमें कि कितना रिक्वायरमेंट है, क्या एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वहां पर। इकोनॉमिक प्लानिंग तो हमने देख ही लिया, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए कैसे हमारा पॉपुलेशन का जानना बहुत जरूरी है, किसी एरिया में कितना पॉपुलेशन है या फिर पूरे कंट्री में किस तरीके के कहाँ पर किस जगह पर पॉपुलेशन, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी फिर से पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं पर दंगे हो रहे हैं, कहीं फसाद हो रहे हैं या फिर कोई पार्टी हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो पॉपुलेशन अगर पता होगा, मान लीजिए कोई छोटा सा पार्टी है, उस पार्टी में मान लीजिए 100 लोग का आना है, अगर आपको पता है 100 लोग आएंगे तो आप 100 लोग के हिसाब से सारा अरेंजमेंट कर देंगे। अगर आपको यही नहीं पता रहेगा कितने लोग आएंगे तब तो आपका अरेंजमेंट धरा का धरा रह जाएगा, आपका भी नुकसान हो सकता है, आपका कभी कम पड़ सकता है। तो ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया पार्टी का। ये ह्यूज लेवल पे जब कंट्री लेवल पे होता है तो वहां पर भी एडमिनिस्ट्रेशन का जानना बहुत ही जरूरी होता है कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसके डिस्ट्रिक्ट में क्या पॉपुलेशन है, किस तरीके का पॉपुलेशन है, कितने एजुकेटेड लोग हैं, तो कैसे मैनेज करना है, ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। पॉलिटिकल सिस्टम के लिए फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पॉलिटिकल सिस्टम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, इलेक्शंस हमेशा होते हैं। अब इलेक्शंस जो हो रहे हैं, जैसे चाहे आपका लोकसभा इलेक्शन हो गया, चाहे ये एमएलए, एमएलसी, कुछ भी इलेक्शन जो भी हो रहे हैं, उन इलेक्शंस के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको पता होना चाहिए कि उनके पार्टी के, मान लीजिए यहाँ पर इंडिया में मोस्टली कास्ट बेस्ड या फिर रिलीजन बेस्ड अगर पॉलिटिक्स हो रहा है, सबका पॉलिटिक्स का बेसिस होता है, ठीक है, कहीं डेवलपमेंट बेस्ड भी होता है, डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट पे। तो अगर मान लीजिए कास्ट बेस्ड का पॉलिटिक्स हो रहा है या फिर रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स हो रहा है, अगर हम यूपी का एग्जाम्पल लेते हैं, उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग हैं, पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन कितना है, हिंदू पॉपुलेशन कितना है, तो जिस पॉपुलेशन की मेजोरिटी ज्यादा होगी वो किसके तरफ रुझान है उनका, कहाँ वोट देना चाहते हैं, तो ये सभी कुछ जानकारी सेंसस से या फिर डेमोग्राफी से मिलती है इनको। इसी हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं अपने मैनिफेस्टो तैयार करती हैं। मान लीजिए यूपी में हिंदू ज्यादा हैं तो हिंदू के बेनिफिट में, मान लीजिए अभी देखिए रिसेंटली में राम मंदिर का मुद्दा था, बहुत ही बड़ा इशू था ये, तो ये उनके मैनिफेस्टो में जरूर इंक्लूड था बिकॉज देयर इज अ मेजोरिटी ऑफ हिंदू एंड अगर ये इनका ये राम मंदिर का प्रोविजन लाते हैं तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो जीतेंगे इलेक्शन। ठीक है। कॉन्सेप्ट्स, अब हम छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पहला है बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन, मतलब 1000 लोग अगर पैदा हुए हैं तो उनमें से कितने बच्चे जीवित रहते हैं, उसे हम बर्थ रेट कहते हैं। क्या होता है, कुछ कुछ कंडीशंस कहीं कहीं खराब हो जाती हैं तो बच्चों का डेथ हो जाता है, तो यहाँ पर बर्थ रेट मतलब यही होता है। डेथ रेट उसका अपोजिट हो जाता है, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेथ रेट, और इसको मॉर्टेलिटी रेट भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज क्या होता है, मतलब डिफरेंस देखते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट में। मान लीजिए 900 लोग, 1000 लोग में से आपका 100 लोग का डेथ हो जा रहा है, तो यहाँ पर आपका बर्थ रेट क्या हो गया, 900 लोग होगा, 900 पर 1000, डेथ क्या है 100।
अब इसमें जो डिफरेंस देख लेंगे वही हमारा नेचुरल इंक्रीज होगा, ठीक है। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है? अब ये जो रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है इसमें बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं, रिप्लेसमेंट लेवल, जीरो लेवल, नेगेटिव लेवल, पॉपुलेशन लेवल। इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। जैसे रिप्लेसमेंट लेवल में क्या होगा, प्रेजेंट जनरेशन जो हो रहा है वो प्रीवियस या फिर ओल्डर जनरेशन को रिप्लेस कर रहा है, उसे हम रिप्लेसमेंट लेवल कहेंगे। अब ये अलग अलग लेवल है, सॉरी ये पॉइंट नहीं, यहाँ पर रिप्लेसमेंट के अलग अलग लेवल है। जीरो लेवल में क्या होगा, रिप्लेसमेंट सेम है, मान लीजिए दो पेरेंट्स थे, उनका डेथ हो गया, दो बच्चे आ गए, तो ये नॉर्मल न्यूट्रल रहा, तो इसलिए ये जीरो लेवल हो गया। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पीपल रिप्लेसिंग ओल्डर जनरेशन आर लेस, पेरेंट रिप्लेस बाय चाइल्ड। मान लीजिए दो पेरेंट है, इनके एक ही बच्चा है, जब इनका डेथ होता है तो पॉपुलेशन हमारे पास एक ही बचता है, पहले तीन थे, अब दो की जगह एक ने ले लिया, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अपोजिट हो जाएगा। अब खैर यहाँ पर तो एक सिंपल टर्म समझाया गया है, लेकिन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में क्या होता है आपका, जैसे दो पेरेंट्स हैं, मतलब पेरेंट्स है मदर फादर हैं, उसके बाद जो बच्चे होंगे वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब कि ये जो दूसरा साइड है वो ज्यादा होगा, मान लीजिए 4 हो गए, 3 हो गए, जो भी हो गया ये ज्यादा रहेगा। लेकिन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन केस में क्या होता है, जनरली क्या होता है, जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन होता है वो ग्रेजुअल होता है, ग्रेजुअल राइज इन पॉपुलेशन होता है। लेकिन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के केस में क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ता है, मतलब कि 2 से 6 हो गया, 2 से 10 हो गया, इस लेवल में पॉपुलेशन बढ़ता है, उसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। थोड़े और कॉन्सेप्ट्स हैं, फर्टिलिटी रेट, जैसे कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ बिटवीन द एज ऑफ 15 to 49 ईयर्स पर 1000 वुमेन। अब ये 15 to 49 ईयर्स इसलिए रखा गया है क्योंकि जनरली क्या होता है, जो विमेंस होती हैं इन्हीं एज के बीच में बच्चे पैदा कर सकती हैं, ठीक है, दे हैव कैपेबिलिटीज ऑफ गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन बिटवीन दीज एज। नेक्स्ट इज टोटल फर्टिलिटी रेट, सो द नंबर ऑफ वुमेन हु गिव बर्थ टू चिल्ड्रन इन अ पर्टिकुलर एरिया एट पर्टिकुलर एज, इस एज पे किसी एक एरिया में जो भी विमेंस हैं वो बच्चे रिप्रोड्यूस कर रही हैं, सो दे दैट विल बी कॉल्ड एज टोटल फर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ इन्फेंट हु हैव डाइड बिलो द एज ऑफ 1 per 1000 लाइव बर्थ इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मतलब कि नवजात, जो छोटा बच्चा भी तुरंत पैदा हुआ हो, 1 साल के अंदर का हो, उसे हम इन्फेंट कहते हैं। तो 1 साल के अंदर जो बच्चे जिनका डेथ हो जाता है, तो उसी रेट को, उसी मतलब पर 1000, मान लीजिए 10 बच्चों का डेथ हो जा रहा है 1 साल के अंदर 1000 बच्चों में, तो ये हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होगा, इस केस में विमेन होगा। यहाँ पर क्या है, ये चिल्ड्रन जो 1 साल के अंदर जो बच्चे हैं वो उनको काउंट किया जा रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ वुमेन हु डाई ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें चाइल्ड बर्थ के ड्यूरेशन में क्या होता है, मदर का डेथ हो जाता है या फिर उस वुमेन का डेथ हो जाता है जो चाइल्ड बर्थ कर रही है, so that would be called as maternal mortality rate. Next is life expectancy rate. Expectancy क्या होता है, मतलब कितने साल तक आप जीवित रहेंगे, ठीक है। So number of years that one is expected to live as determined by statistics may be individually qualified by the person, condition, race, sex, age or other demographic ratio. तो जनरली अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान लीजिए अभी यहाँ पर 70 साल है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि ऑन एवरेज इंडिया में जो भी लोग होते हैं वो 70 साल तक जिंदा रहते हैं, तो इसे ही हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कहते हैं। नेक्स्ट सेक्स रेशियो, तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, तो 1000 मेल्स पे कितने फीमेल्स हैं, मान लीजिए अगर 1000 फीमेल्स में 900 फीमेल्स, तो इनका रेशियो निकाल देंगे हम, वही सेक्स रेशियो हो जाएगा। एज स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सो द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ एज, जैसे कि 0 से 15 हम यूथ कहते हैं, 16 से 65 वर्किंग पॉपुलेशन है हमारी, और 64 से ऊपर जो हो गए वो डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि ये लोग काम नहीं करते हैं, एज ज़्यादा हो जाता है, इसलिए डिपेंडेंट होते हैं फैमिली के ऊपर, फाइन। सो और हाँ, और कुछ कॉन्सेप्ट है डिपेंडेंसी रेशियो। अब जैसे यहाँ पर हमने देखा था ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, तो यही लोग जो डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट वर्किंग एंड आर डिपेंडेंट ऑन वर्किंग पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, तो वर्किंग पॉपुलेशन इन कंट्री इज मोर देन डिपेंडेंट नॉन वर्किंग, उसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। अभी पॉजिटिव कब होगा, जब इकोनॉमिक ग्रोथ जो कंट्री होगा वो टेम्परेरी फेज में रहेगा, उसे हम पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हमने आज के वीडियो में क्या देखा, डेमोग्राफी का इंट्रोडक्शन देखा, डेमोग्राफी क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी देखा, डेमोग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोग्राफी हमने देख लिया, क्यों हमें पढ़ना चाहिए, और कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी हमने देखे डेमोग्राफी के, और हिस्ट्री भी देखा था डेमोग्राफी का, ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया, ओके। सो वी हैव स्टडीड दीज कॉन्सेप्ट इन टुडेज वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लैरिफाई योर ऑल डाउट्स इन योर क्लासरूम प्रोग्राम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के पार्ट 2 में, जिसमें हम कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, ओके। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय।